तो इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन यादव जी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और मोहन जी ने कभी अपनी विनम्रता को छोड़ा नहीं है, हमेशा एक सहज मुस्कुराहट के साथ। और उनका ये भी एक बड़ा मंत्र रहता है कि आप सारे सवालों के लिए मैं खुला हूं, आप कुछ भी पूछ सकते हो। कभी इसको लेकर उत्सुक नहीं होते कि आप क्या पूछने वाले हैं। सर, कुछ बड़े फैसले आपने किए हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा। एक तो साइबर रजिस्ट्री की एक बड़ी प्रक्रिया है, जिस तरह से आप ई रजिस्ट्री और ये तमाम चीज़ें चल रहे थे, ये एक बड़ी अद्भुत व्यवस्था है। किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और क्या ये लागू हो चुकी है मध्य प्रदेश में? देखिए, ये बात साइबर तहसीलों को हमने पूरे प्रदेश में बदला है जी। आमतौर पर मेरा स्पष्ट मानना है कि जब रजिस्ट्री कराता कोई व्यक्ति, अपनी ज़मीन खरीदता, मकान खरीदता या अपना कुछ प्रॉपर्टी बनाता, खास करके खेती के मामले में, तो पटवारी के चक्कर लगाता रहता, नामांतरण कर ले, नामांतरण कर ले। पटवारी नामांतरण करने के बाद जो सहजता होना चाहिए, इसमें बहुत कष्ट आते हैं। तो इसको हमने सिस्टम बदला कि जैसे रजिस्ट्री कराएंगे, रजिस्टर ऑफिस से इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी अपने आप राजस्व डिपार्टमेंट में, राजस्व डिपार्टमेंट में इस पूरे मामले का अंकन करने की एक प्रोसेस रहती है। तो वो एक विज्ञप्ति निकाल करके निश्चित समय में घर बैठे उसका नामांतरण हो जाएगा, क्योंकि राजस्व विभाग भी हमारा, रजिस्टर ऑफिस भी हमारा है। अनावश्यक ये जो व्यक्ति को परेशानी की और एक तरह से लुटाने की जगह है, और ये अव्यवस्था मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, इसलिए हमने इसमें सुधार किया है। और वो एक पूरे प्रदेश में लागू हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया। बहुत खुश हुए कि ये देश का पहला राज्य है जिसने ये निर्णय किया जी। तो ये लागू हो चुका है। लागू हो चुका है। वाह। एक और जो मध्य प्रदेश जिसमें देश का पहला राज्य है कि आप मरीजों को, कलेक्टर्स को निर्देश हैं आपके कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। एक बहुत मूल्यवान जीवन रक्षक प्रणाली के तौर पर मैं इसको बहुत हाईली रैंक करता हूं। सर, ये क्या है, ये भी जरा बताइए। देखिए, हमारा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और बड़े होने के कारण घटनाएं भी कई होती रहती। कोई किसी कारण से किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ, किसी का हार्ट खराब हुआ या और कोई परेशानी आई। तो अभी कठिनाई ये है कि इतने बड़े भौगोलिक एरिया में अगर उसको जहां वो चिकित्सा ले रहा है वहाँ से और उन्नत अवस्था में जाना है, तो कोई प्रबंधन नहीं है। आपको ध्यान हो तो अभी हरदा की घटना में हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाए थे और ग्रीन कॉरिडोर से लोगों को निकाल कर लाए, तो भी 2.5 घंटे 3 घंटे लगे थे। तब हमने निर्णय किया कि इसके बजाय हम एयर एम्बुलेंस की सुविधा देंगे, और एयर एम्बुलेंस को इस ढंग से जोड़ा है कि डॉक्टर खुद बताएगा कि इसका यहाँ से ले जाना या कहाँ जाना है। तो एयर एम्बुलेंस हमने का एक टेंडर जारी किया था और पवनंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उसमें टेंडर मिला है, और उसमें एक डॉक्टर, एक अटेंडर और 2 अन्य लोग जो उसकी, चूँकि गंभीर आदमी, बीमार आदमी जाएगा तो साथ में डॉक्टर भी चाहिए, एम्बुलेंस में वो सुविधा भी चाहिए। हमने ये प्रबंधन किया और मुझे इस बात का संतोष है कि ये डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर के ऊपर नियंत्रण कलेक्टर के माध्यम से रहेगा, ताकि उस पूरी व्यवस्था में कंट्रोल रहे। किसी की मौज मस्ती के लिए हेलीकॉप्टर नहीं रहेगा, वो बीमारों की, एक्चुअल बीमारों के लिए रहेगा। तो एक तरह से ये व्यक्ति की जान बचाने का निर्णय भी रहेगा। और इसमें एक बात खास ये भी रखी कि जो समृद्ध हैं उनसे कुछ चार्ज भी लेंगे, और अगर कोई बिल्कुल गरीब है तो सरकार वहन करेगी, लेकिन किसी की जान से नहीं जाने देंगे। किसी की बीमारी की में अगर कोई बड़ी अच्छी मदद मिलना चाहिए, बड़ी जगह जाना चाहिए, तो सरकार उसको पहुँचाएगी। सरकार ने निर्णय लिया है। देश के किसी भी बड़े टॉप हॉस्पिटल्स में भी ले जा सकते हैं आप? बिल्कुल, ये उसी लिए है एयर एम्बुलेंस के मतलब तो यही है कि एयर एम्बुलेंस से अब ये बहुत कॉमन चीज़ होगी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी इसका चलन अपने देश में कम है। मध्य प्रदेश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो राज्य बन रहा है जिसने एयर एम्बुलेंस को सबसे पहले अपने लागू किया। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पहल है। एक और सर जो चीज़ हमने देखी जी, कि आप जो भी ख़ासतौर से कई गरीब परिवारों में ये चुनौती आती है कि परिवार के किसी परिजन की बीमारी या दुर्घटना में मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके नेटिव प्लेस तक ले जाने की एक बड़ी चुनौती रहती है। आमतौर पर जो एम्बुलेंस होती हैं या जो शव वाहन होते हैं, वो एक लिमिटेड भूमिका अदा करते हैं। ये बात सही आपने कही कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस में एक व्यक्ति बीमार है, कोई एक्सीडेंट की घटना हो गई, किसी को घर से लाना हो, डिलीवरी कराना हो, तो एम्बुलेंस से लाने की 108 की व्यवस्था तो है। लेकिन कोई कारण से उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो फिर शरीर को छोड़ने की कोई प्रबंधन नहीं।
और ये बड़ा मुझे तो बहुत पीड़ा होती है कि जब कोई मैं चित्र देखता हूँ वीडियो का, आपके जैसे कि चैनल पे आएगा कि समाचार पत्र में छपता है कि 10 साल का बच्चा है, कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कोई हाथ से उठा के ले जा रहा है, कोई ठेले पे डाल के ले जा रहा है, उसको कोई टेम्पो में डाल के ले जा रहा है, कोई प्रबंधन नहीं है उसको घर तक जाने का। जो सक्षम है वो तो ले जाएंगे लेकिन गरीब आदमी अगर इस कष्ट में है तो मैं इसको उचित नहीं मानता। हमारी सरकार ने निर्णय किया, कोई भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई है और उसको जाने आने के साधन की ज़रूरत है, सरकार उसकी व्यवस्था करेगी और हम उसको घर तक पहुंचाएंगे। ये मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ और अपने एक उन्नतिशील समाज में इसको आवश्यक भी मानता हूँ। ये आपका बहुत संवेदना से भरा निर्णय है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैसला है। ये बताइए सर कि और मध्य प्रदेश को आगे कैसे विकास के रोड मैप पर किस तरह से आप आगे ले जाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश को, और किन महत्वपूर्ण फैसलों के साथ हम लोकसभा चुनाव के बाद खास तौर से, क्योंकि अभी तो पूरा फोकस उसी पर है। देखिए, हमारा प्रदेश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे क्षेत्रों में हम उनके सरकार से काम कर रहे हैं। लगभग 150 से ज़्यादा फैसले अभी तक हमने लिए हैं और ख़ास करके रोजगार पर हमारे अभियान के लिए, तो अपने यहाँ कृषि विकास दर बहुत अच्छी हुई है, बड़े पैमाने पर कृषि होती है, खेती होती है, लेकिन खेती के प्रोडक्ट को ठीक कीमत मिले, इसके दृष्टि से हमने कहा कि ये ऐसे फूड इंडस्ट्रियाँ लगना चाहिए, फूड पार्क होना चाहिए जिसके आधार पर बड़े पैमाने पर उनको लाभ मिले। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट से लेकर ऐसे कई उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर रोजगार लोगों को मिलता है, महिलाओं को रोजगार मिलता है, ये प्रयोग हमने किए हैं। अब सरकार के माध्यम से कोई कारखाना लगाना चाहता है रेडीमेड गारमेंट्स का, तो 5,000 रुपये प्रति महीना प्रति मजदूर सरकार उसको अनुदान देगी। अगर वो 4,000 तक का लगाएगा तो 4,000 को देगी और 10 साल तक का MOU करेंगे। ज़मीन, बिजली, पानी हम देंगे, लेकिन रोजगार परक अगर वो कारखाने डलते हैं तो उसमें मदद करेंगे। ऐसे हर प्रकार के क्षेत्र में, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंडस्ट्री, सब क्षेत्रों से रोजगार मिले और प्रदेश आगे बढ़े, ये हम सबकी इच्छा। IT पार्क को भी इसी प्रकार से बढ़ावा देने का हमने प्लान किया है। बड़े पैमाने पर IT की संभावना बहुत अच्छी है। पिछले समय में रेल मंत्री से मिला था, हमने यहाँ 50 साल 100 साल पुरानी रेल लाइनें डली हुई है, लिमिटेड कुछ रेल लाइन नहीं डल रही, बाकी डल नहीं रही, तो हमने कहा बड़े पैमाने पर हमने सड़कें बनाई है, 4 लेन बने हैं। अब एक इसका मौके की आवश्यकता भी कि मध्य प्रदेश मध्य में देश के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो कई सारी रेल लाइन भी डाल सकते हैं। माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने तुरंत मंजूरी दी, मेरी बात को मानते हैं। उन्होंने कहा आप प्रस्ताव देते जाओ, मैं सब मंजूर करूँ। उन्होंने आश्वस्त किया कि मोदी जी के नेतृत्व में पैसे की कोई कमी नहीं है, आप केवल सुझाव दो। हमने तुरंत सुझाव दिया। उज्जैन झालावाड़ एक आगर रेल लाइन थी जो अंग्रेजों के ज़माने से उज्जैन से आगर से होती हुई महू तक जाती थी, लेकिन अब वो लाइन उखड़ गई, नैरो गेज थी पहले, तो उन्हें तुरंत उसकी 5 करोड़ की मंजूरी दे दी, सर्वे के लिए पैसा मंजूर कर दिया। और इस प्रकार से उन्होंने कहा और जो भी आप सुझाव दोगे हम तुरंत कराएंगे। प्रभु श्री कृष्ण आपके आराध्य है और हम कई बार देखते हैं कि बड़े कठिन फैसले भी आप बहुत सहज रूप से ले लेते हैं। जैसे अभी आप मुस्कुराए वैसे ही फैसले ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी कई बार चिंतित हो जाती है। मोहन जी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते अगर किसी गरीब या वंचित वर्ग के व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा निर्णय लेते हैं कि वो जीवन भर उस अधिकारी के सर्विस बुक में एक धब्बे के तौर पे दर्ज हो जाएगा, लेकिन आप क्या कहेंगे ऐसे अधिकारियों से, क्योंकि मानवीय संवेदना जगाना, उनसे संवाद की भी एक प्रक्रिया की शायद आप आवश्यकता महसूस करते होंगे। जी देखिए, आज का ज़माना ऐसा है कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब जागरूक है। ऐसे में सरकार के द्वारा किए गए निर्णयों को भी जनता तुरंत अपने आंखों में लेती है। मेरी अपेक्षा ये रहती है कि जनता के वोट से सरकार बनती है। गरीबों का हक सबसे पहले है। थोड़े से आप मान के चलो कि वो चूँकि अशिक्षित है, कम शिक्षित है, या सामाजिक दृष्टि से आपकी भाषा जो आप उसको उच्च वर्ग की भाषा बोलते हो, वो भाषा उनको नहीं आती होगी। तो जैसे छोटे बच्चे की नादानी को हमको माफ़ करना पड़ता है ना, तो अब मैं अधिकारियों से अपेक्षा करता हूँ कि कोई आप मीटिंग ले रहे होगे, कोई ड्राइवर बोल रहा है, तो ड्राइवर की अपनी इज्जत है, उसकी आप इज्जत उतारने के लिए आपको अधिकार नहीं है। तो मैं ऐसे निर्णय को, या कोई महिला है वो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो सकती है, या कोई छोटा काम करती होगी, अब बड़े अधिकारी हुए तो आप अपने जूते के बंद थोड़ी बंधवा सकते हो उससे। ये इस समाज में आज के समय में इसको बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मैं अपने पे भी ये निर्णय लागू करता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको नम्रता से पेश आना चाहिए, अपने व्यवहार आचरण से सिद्ध करना चाहिए कि वो बड़े हैं। बड़े हो तो बड़प्पन भी चाहिए। जी,
यहाँ भी आपका परिवार का मेंबर बेटा आपका भोपाल में रह के हॉस्टल में रहता है, इसके पहले बिटिया भी हॉस्टल में रहीं, परिवार के और मेंबर्स भी नहीं हैं। क्या इसके पीछे कोई एक मैसेजिंग है, या आप चाहते हैं कि राजनीति जिस तरह शुचिता मूलक रहे, जिस तरह से, इसके पीछे क्या दृष्टि और सोच है? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि मुख्यमंत्रियों के साथ जो भी आपके पूर्ववर्ती रहे, परिवार साथ ही रहा है। देखिए, ये कोई मैं ऐसे मैं पब्लिकली नहीं बोलता हूँ, जी। लेकिन मेरी अपनी मान्यता है कि अगर बच्चे पढ़ रहा है, मेरा बच्चा अगर एमबीबीएस के बाद वो यहाँ पीजी कर रहा है, जी। तो अपने हॉस्टल में रह के पढ़ेगा तो वो ज़्यादा लगन से पढ़ेगा। वो मेरे उस चकाचौंध की दुनिया में अगर आएगा तो उसकी बाकी पढ़ाई पे दूसरे पे इफेक्ट डलेगा। मैं जब शिक्षा मंत्री था या टूरिज्म चेयरमैन था, उस समय भी मेरी बेटी ने एमबीबीएस भोपाल से चिराई मेडिकल कॉलेज से किया। जी। तब भी वो हॉस्टल में ही पूरे साल पढ़ करके 5 साल गई थी। मुझे इस बात का संतोष है कि जैसी हम लाइन बनाते हैं बच्चों की, वो लाइन बनती है। रही बात परिवार की, तो ये बात सही कि पूरा प्रदेश मेरा परिवार है। जिस दिन हम बड़ा काम करने आते हैं तो घर परिवार तो छोड़ना ही पड़ता है। अब मेरे घर में केवल एक बेटा मेरा है, जिसकी अभी अभी विवाह हुई और उसकी मम्मी है, लेकिन पिताजी वृद्ध हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है, तो उनकी सेवा हमारा फर्ज है। तो हमने डिसाइड किया कि वो उज्जैन में रह करके उनकी सेवा करेगी, मैं यहाँ रहूँगा। कुछ जैसे अभी दिवाली होली की पूजा का मसला था, तो महिलाओं से ही पूजा होती, तो मैंने बुलवा लिया था, एक दिन के लिए आई थी, पूजा करी, वापस चली गई। तो उनकी तरफ से भी अब वो भी समझती हैं आपके पूरे व्यवहार को कि आप भीतर आपका चिंतन क्या है? निश्चित रूप से मुझे इस बात का संतोष है कि परिवार में बच्चे, बड़े, भाई, भतीजे सब जानते हैं, इसलिए वो मेरे किसी भी काम में कभी भी वो अपने आप को आगे नहीं लाते हैं। मैं टूरिज्म में चेयरमैन रहा, यूडीए का चेयरमैन रहा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उज्जैन में मुझे बंगला मिला था, तो मैंने अपने घर से मैंने वो जो बंगला मिला उसको मैंने उस समय रिसर्च सेंटर विक्रमादित्य का खुलवा दिया था कि भाई मेरे को ज़रूरत नहीं है अलग से इन सारी चीज़ों की। मैंने कुछ चीज़ों में अपने एथिक्स बनाए हुए हैं कि हम अपनी सरकार की दी गई सुविधाओं का कितना ज़रूरत है उतना कर लेते हैं, बाकी का क्या आवश्यकता है, तो उतने में काम चलता है। लेकिन ये मेरे व्यक्तिगत है, मैं इसका पब्लिसिटी नहीं करना चाहता हूँ। आपने प्रश्न पूछ लिया, जरूर बता दिया मैंने। एक चीज़ और मोहन जी, जो लोग कह रहे हैं कि मोहन जी कोई टीम नहीं बनाते हैं, मोहन जी खुद चलते हैं ताकत के साथ, और कोई ऐसा आसपास कोई भीड़ का जमावड़ा नहीं कर रहा। ये भी आपकी एक शैली है, या इसके पीछे भी एक कोई राजनीतिक सुस्पष्ट सोच है? आप देखिए, दोनों तरह की बात है। टीम मतलब मेरे जो निजी स्टाफ रहता है, जैसे पीए रहेगा, पीएस रहेगा या बाकी लोग रहेंगे, तो मैं प्रयास करता हूँ कि साल 2 3 साल तक किसी को रखता हूँ, फिर वो अपना तैयार हो जाता है, वो दूसरे काम करे, फिर नया आदमी आ जाए उसको। मेरे को ये बात सही कि उसका सिखाने में मेरे को थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि कई सारे जो आरोप लगते हैं उसमें बड़ा कारण एक ये भी होता है कि जो लगातार आप डिपेंड किसी पे होते हो तो वो कष्ट होता है। इसलिए बेहतर होगा कि हम अपने आप को इस लायक बनाएं कि हमको काम करना है तो हमको इसकी जवाबदारी लेना पड़ेगी। तो जो ऐसे काम है जिन कामों के माध्यम से भविष्य में आपको चुनौतियाँ मिलेगी, तो बेहतर होगा कि आप कॉन्शियस रह करके अपने निर्णय खुद करो, अपने आप पे खुद निर्भर रहो। और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो इस बात को शुरू से सिखाया गया है कि हम अपने काम पे निर्भर रहेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, और मैं उसको पालन करता हूँ। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, राजनीति में इस समय लोकसभा चुनाव है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं 400 पार होगा, छिंदवाड़ा पर भी पूरी निगाह है, लेकिन कई बार राजनेताओं की भाषा बड़ी अभी सुप्रिया श्रीनेत जी की एक पोस्ट को लेकर बड़ी चर्चा है, जो उन्होंने कंगना रनौत को लेकर। हम राजनीति में एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हम एक दूसरे को देख कर मुस्कुराते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, शादी ब्याह समारोह में बुलाते भी हैं एक दूसरे को। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि कई बार भाषा का ये तेवर बहुत चिंतित करता है? मैं सहमत हूँ इस बात से कि अगर हम राजनीति में हैं तो हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, लेकिन ये बात भी सही कि भाषा का उतना ही ध्यान रखना चाहिए, और खासकर महिलाओं की इज्जत। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है कि हम किसी को अपमानित करें, और जो करता मैं उसकी निंदा भी करता हूँ, ये कांग्रेस का हो या किसी और दल का हो। और पता नहीं क्या जाने अनजाने कांग्रेस की भाषा और कांग्रेस का व्यवहार हमेशा ऐसे ही रहता है। उनके बड़े बड़े नेता किसी महिला को कभी टंच माल कह देते हैं, कभी मतलब हम तो बोलने में भी खराब लगता है, तो कभी उनको आइटम बता देते हैं, या कोई किस प्रकार का ये भाषा कांग्रेस के लोगों को विचार करना चाहिए। ये जनता पसंद नहीं करती, यही कारण है कि कांग्रेस का लगातार इस दृष्टि से जनाधार खसकता है। प्रधानमंत्री इस बार वो रिकॉर्ड बना देंगे जो अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम था, हैट्रिक तो बनेगी ही, और इस बार 400 के नज़दीक या उसके भी पार। देखो, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है
मैं आपके सामने इस बात को कहने में थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी इतिहास पुरुष बन रहे हैं, और इसे एक तरह से नहीं, कई प्रकार से। जी। आप देखिए, प्रधानमंत्री के रहते रहते तंत्र कितनी खूबसूरती से पल रहा है, पुष्पित हो रहा है, अपनी पहचान बना रहा है। एक तरफ दुनिया के बाकी देश, इवन एशिया और दक्षिण एशिया के आसपास देश में जहाँ कितनी प्रकार की तानाशाही और क्या क्या चीज़ें चल रही है, ऐसे में हमारा लोकतंत्र अपने बलबूते पल्लवित पुष्पित हो रहा है। बल्कि धारा भी ऐसी स्पष्ट बन रही है कि 2019 में जब हम 3 राज्य छोड़ते हैं, 18 में हारते हैं और 19 में वापस जीतते हैं, तो ये अपने वोटरों को कितना जबरदस्त रूप से उद्वेलित कर देते हैं कि हमारी उस समय जो 2014 में 27 सीट मध्य प्रदेश में जीती, वो 2019 में 28 सीट जीते। मतलब जहाँ हम राज्यसभा विधानसभा हारते हैं, वहाँ भी लोकसभा हम जीत रहे हैं। और बिहार से लेके बंगाल तक जहाँ हमारी सरकारें नहीं थी, वहाँ भी हमारे को लोकसभा में माननीय मोदी जी के साथ देश चलना चाहता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये जनता के परिपक्वता की निशानी, और ये परिपक्वता लाने का बड़ा यश किसी को मिलता है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मिलता है कि जनता को अपने साथ खड़े कर लेना। ये मामूली बात नहीं। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में 2-2 बार प्रचंड बहुमत से अपने पक्ष के सांसदों को जिताना, इतना बड़ा विविधता वाला जातिवाद, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलती थी, सारी बातें नकार करके यहाँ तक कोई मुस्लिम बहुल लोकसभा, वहाँ भी हमारे लोग जीत रहे हैं। ये बड़ी बात। इसी प्रकार से आप देखो कि राम मंदिर को लेकर के शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक दोनों बड़े काम हुए, और पूरे देश के हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के भगवान राम के मसले पे कोई बाल बराबर कष्ट नहीं हुआ। उसके उल्टे कांग्रेस लगातार उस मंदिर को लेकर हिंदू मुसलमान में हमेशा वोट बैंक देखती थी और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ करती थी। तो ये जो माननीय मोदी जी का नेतृत्व है, आप देखिए, जहाँ उनने पाकिस्तान से पहले संबंध सुधारने की बात करी पर पाकिस्तान नहीं माना, तो कोई बात नहीं, तो सर्जिकल स्ट्राइक करके आज तक पाकिस्तान को ठिकाना लगाया। लेकिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रक्षाबंधन पे राखी भेजती और ये साड़ी भेजते हैं। अब दोनों मुस्लिम देश है, लेकिन उनके व्यवहार का तरीका देखिए। हम अयोध्या के राम मंदिर के मामले को कांग्रेस के लोग अभी तक नहीं पचा पा रहे हैं, लेकिन उसके उल्टा भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनाया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का माननीय मोदी जी ने पालन कराया अपनी जगह। अरब में भी जाकर के मंदिर का लोकार्पण करने पहुंच जाए, ये है नरेंद्र मोदी। रूस यूक्रेन युद्ध में हमारे देश के 20,000 बच्चों को निकाल रहा है और दोनों देश के हथियार नीचे हो जाए, ये नरेंद्र मोदी है। तो ये जो लोकतंत्र की खूबसूरती के साथ अपने देश के लोगों के सामने बड़े बड़े उदाहरण दे करके पूरा देश की परिपक्वता दिखाना, और पूरा देश आप देखिए कौन सा है। आप बताइए, बीजू पटनायक जी अभी उड़ीसा में हमारे साथ कोई सहयोग वाली मसला नहीं आया, लेकिन बड़े बड़े मसलों में साथ में आके दिखाई देते हैं। राज्यसभा के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े बिल को लेकर के, और काम भी कितना प्रकार के कर रहे हैं। अब भारतीय दंड संहिता को बदलना, पूरे व्यवस्थाओं को बदलना, गरीब आदमी की जीवन में सुख सुविधा बढ़ाना, 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज देना, ये कोई मामूली बात है क्या? कल महाकाल के मसले को देख मुझे आश्चर्य लगा कि महाकाल के मसले में यहाँ आगजनी की घटना हो जाए। मैं सोच नहीं सकता। प्रधानमंत्री मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं कि देखिए ज़रा चिंता करना, और मेरी तरफ से भी सबको सहानुभूति बताना। भगवान के मंदिर में ऐसा हुआ है, मेरे को थोड़ा उनको भी दुख हुआ। अब आरती की थाली मंदिर में पलट जाए, ये मंदिर में आरती होती तो वही तो होगा ना, और गुलाल फेंकने से हुई गलती हुई। लेकिन कितनी बारीक निगाह, देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं, देश के गृह मंत्री देख रहे हैं, दोनों ने कहा चिंता पालना, सबके अपने प्रदेश को लेके चलना। हमारे जैसे व्यक्ति को, जिसके परिवार में कभी कोई पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं रही, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की निगाह किसी, देखो ना कोई हमारे घर में सांसद रहा, ना विधायक रहा, कुछ नहीं, उसके बाद भी बड़े से बड़े ऐसे मौके देना। और इससे आगे बढ़कर पहली बार का विधायक है, लेकिन पहली बार के विधायक को उठा करके सीधा हमने मुख्यमंत्री बना के दिखाया। ये कौन कर सकता है? यही कर सकता है। तो ये लगातार ऐसे निर्णयों से लोकतंत्र का जो नया रूप दिखा रहे हैं कि जनता के लिए फैसले के आधार पर ये भी सब बातें हो सकती है, और विकास में जनता सदैव साथ रहेगी, ये जो दिखाना है, ये बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर साहब कि आपने इतनी आपाधापी के बीच में समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण बातें की। बहुत शुभकामनाएं आपको लोकसभा चुनाव के लिए और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए। डॉक्टर मोहन यादव,
उनकी कुछ बातों पर मैं ठिठकता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वो महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने एक पड़ोसी मुल्क को, जो हमें कभी कभी आंख दिखाने की कोशिश करता था, उसको सर्जिकल स्ट्राइक से ठीक किया और उसको बता दिया कि आज वो बिल्कुल एकदम नतमस्तक है। और एक दूसरा इस्लामिक फॉलो करने वाला देश, जिसकी जो अलंबरदार लीडर हैं, वो राखी भेजती हैं प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री उनको स्नेहवश बड़े भाई की तरह उनको साड़ी भेजते हैं। ये यूक्रेन रूस युद्ध में बसें रुकती हैं जब भारतीय विद्यार्थी निकलते हैं वहाँ से, और वो ये बात कहते हैं कि यही वजह है कि आज सर्वदल के लीडर्स जो हैं, चाहे वो पटनायक साहब हों उड़ीसा में या दक्षिण में हो, वो प्रधानमंत्री की नीतियों से सहमत है, क्योंकि वो एक ग्लोबल लीडर है। निजी विषयों पर बात करने में वो बहुत संकोच करते हैं, लेकिन फिर भी आज हमसे हमारे पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं इसको बहुत सहज रूप से लेता हूं कि मैं अपना काम करूं मुख्यमंत्री निवास में रहकर, और परिवार के सदस्य जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल सर्वोत्तम व्यवस्था है, बेटा हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है, पहले बिटिया पढ़ी, और जीवन संगिनी भी आती हैं, तो होली पर एक दिन के लिए आती हैं, उसके बाद पुनः अपने गृह नगर में वो चली जाती हैं। और मोहन जी मानते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको वो बहुत प्रचारित करना चाहते हैं, बहुत संकोच से हमारे साथ वो ये बात साझा करते हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि चाहे साइबर तहसील और रजिस्ट्री की बात हो, जो केंद्र सरकार की एम्बिशियस योजना है, या एयर एम्बुलेंस की बात हो, जिसमें मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है, और वो प्रधानमंत्री की संवेदना का भी उल्लेख करते हैं और केंद्रीय मंत्रियों की संवेदना का उल्लेख करते हैं कि मध्य प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए पूरा कमिटमेंट है, पैसे की कोई कमी नहीं है। वो कहते हैं जहाँ भी मैं केंद्र में जाता हूँ, केंद्रीय मंत्रियों से मिलता हूँ, और उज्जैन की घटना के लिए वो कहते हैं कि कितने संवेदी हैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री, कि तुरंत वो फ़ोन करके कहते हैं चिंता करिएगा, देखिएगा कि कहीं कोई पीड़ा में ना हो, और जो भी यथोचित मदद हो सके वो आप इसमें करिएगा। तो आगे बहुत सारी योजनाएं हैं डॉक्टर साहब के पास, मोहन यादव जी के पास, और वो अपने इसी सहज, सरल और बहुत ही कमिटमेंट वाले एक स्वरूप के साथ, ब्यूरोक्रेसी के लिए वो कहते हैं कि किसी वंचित वर्ग के साथ अगर कुछ गलत होगा, कोई जूते के फीते बांधेगा, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन हमारी दंडात्मक प्रक्रिया भी चेतावनी की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया किसी को डराने की नहीं है, सिर्फ विनम्रता से ये बताने की कोशिश है कि अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर ये मान्य नहीं होगा, और कुछ ना कुछ मजबूत एक्शन तो इस पर जरूर होगा। तो ये खास मुलाकात ही कह लीजिए। इस खास मुलाकात में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।